गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सोर्सेज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है अर्ली इंडियन हिस्ट्री की। क्योंकि अर्ली इंडियन हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ पता नहीं लगता है क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेज की कमी है एंशियंट हिस्ट्री में। तो जिन जिन सोर्सेज से हमें पता लगता है कि एंशियंट टाइम में कैसा सोर्सेज थे, कौन कौन से और जो कि ऑथेंटिक थे, उनके बारे में आज हम बात करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि सबसे पहले तो कि सोर्सेज ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री की इतनी अनसर्टेनिटी है कि भाई क्यों नहीं पता लगता, तो इसके बारे में ही पहले बात कर लेते हैं। क्यों इसलिए नहीं पता लगता है क्योंकि पहले तो इतनी समझ उस टाइम नहीं थी लोगों में, क्योंकि उस टाइम रिलीजन में लोग ज़्यादा मानते थे। इसके ऊपर कंटेम्प्रेरी टाइम्स के ऊपर कम लिखा करते थे, तो उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया लिखने पे। फिर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ एंशियंट इंडिया इन, फिर कास्ट सिस्टम था, तो कास्ट सिस्टम होने के कारण वो कास्ट सिस्टम में वो नहीं मानते थे कि साहब हम नीची जाति के ऊपर भी कुछ लिखें इसके ऊपर, इसलिए उन्होंने उस के बारे में भी नहीं लिखा और उस टाइम पीरियड के राजाओं के बारे में ही ज़्यादा हमें नॉलेज मिलती है। लैक ऑफ यूनिटी इन एंशियंट इंडिया में सब लोगों के पास यूनिटी थी क्योंकि कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी वगैरह थी, तो इसलिए। और एंशियंट इंडिया में एक अनसर्टन डेट्स थे कोई, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्स हमें जो हैं वही उन्हीं से पता लगता है कि ये डेट है, लेकिन मतलब एक्चुअल जो है डेट्स का वो उनसे ही पता लगता है। वैसे हम आज जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में जैसे डेट्स वगैरह पता कर लेते हैं थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू अदर थिंग्स, तो वो नहीं पता कर पाते। डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड हिस्टोरिकल लिटरेचर, क्योंकि काफ़ी सारे लिटरेचर तोड़ दिए गए थे, जैसे कि बखरुद्दीन खलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसलिए भी हमें। और एक वेरियस संवत्स यूज़ होते थे उस टाइम, जैसे विक्रम संवत है और साका संवत है, तो अलग अलग डेट्स हैं उनकी संवत्स की, तो इसलिए। फिर हम बात करें अगर कि क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास अर्ली इंडियन हिस्ट्री के, तो उन सोर्सेज में आता है जैसे कि हमारे पास है अर्ली वैदिक एज में ऋग्वेदा है, क्योंकि 4 वेदास हैं वो तो मतलब ऑथेंटिक मानेंगे ही मानेंगे हम। तो 4 वेदास में हैं, जैसे कि अर्ली वेदा में आता है ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक जो ग्रंथ है वो आता है जिसमें कि 1200 टू 1000 BC उसका टाइम पीरियड है, और वो 1028 मंडल्स में 1028 हिम्स हैं उसमें, और 10 मंडल्स में वो डिवाइड हुआ है। फिर लेटर वैदिक एज में उसमें आता है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद आते हैं। सामवेद में कलेक्शन ऑफ मेलोडीज़ होती हैं, जैसे कि जो भी हिम्स वगैरह उस टाइम में लोग किया करते थे। यजुर्वेद में उस टाइम पीरियड में जैसे कि हिम्स जो कि रिसाइट करते थे सेक्रीफाइस के टाइम में, वो सारी यूज़ होती हैं। अथर्ववेद में प्रेयर बुक है, जैसे कि घोस्ट स्टोरीज़ वगैरह, मैजिक चार्म्स, इन चीज़ों के ऊपर है। फिर ब्राह्मणास के ऊपर में बात कही है कि भाई वो माइन्यूट डिटेल्स देते थे सेक्रीफाइस की, ब्राह्मणास हिम्स के फॉर्म में ऑफ द वेदा थ्रू लाइट नॉट ओनली ऑन द यजना बट आल्सो ऑन सोशल लाइफ। सिर्फ यही नहीं कि भाई वो यजना के ऊपर ही लाइट थ्रू करते थे, वो सोशल लाइफ के ऊपर भी लाइट थ्रू करते थे। फिर आर्यंकाज आ जाते हैं। आर्यंकाज यानी कि जो फॉरेस्ट में जो टीचिंग्स दिया करते थे लोग, उनके बारे में, और जो कि हमें डायरेक्टली ले जाते हैं उपनिषद्स में। उपनिषद्स जो कि आपको पता ही है कि किसी के पास जाके बैठ के, और फिर जैसे कि धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ इवॉल्व हुई, जैसे कि पहले पेलियोलिथिक एज थी, मेसोलिथिक एज थी, नियोलिथिक एज थी, फिर बीच में मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में कालकोलिथिक एज आती है। तो इसी बीच में जैसे जैसे धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व होती है, जैसे कि मनुस्मृति का टर्म यूज़ करते आ रहे हैं हमारे सनातन धर्म संस्कृति से, तो वैसे यूज़ हुई है। और मतलब धीरे धीरे इवॉल्व हुए लोग, तो अब मतलब बैठने लग गए, गुरुओं के पास आने लग गए, उनसे शिक्षा लेने लग गए, एजुकेशन। तो उस इसलिए आए थे ये, तो उसमें आए थे ये उपनिषद्स में।
फिर वेदांगास आ जाते हैं। वेदांगास 6 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, चंदा, ज्योतिष। तो ये हमारे रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर ही थ्रू करते हैं, क्योंकि जो एंशियंट इंडिया की जो बात अगर हम करें ना, तो वो ज़्यादातर हमें यही मिलेगा कि वो रिलीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है उनका। एक मिनट, ज़्यादा ही फिर हम अगर सूत्रास की बात करें, जैसे कि सूत्रास में हम जैसे कि बात करें थ्रेड, तो जैसे कि होता है सूत्र का मतलब मीनिंग तो असल। फिर ये पोस्ट वैदिक पीरियड में आता है, जैसे कि इसमें आते हैं कई तरह के, जैसे कि गृह सूत्र आता है, सबसे फेमस धर्म सूत्र आता है, शल्व सूत्र आता है। तो इसमें फायर अल्टर्स यानी कि हवन कुंड वगैरह उन सब चीज़ों की बात कही गई है। फिर फेमस एपिक्स आ जाते हैं, रामायण एंड महाभारता। 8 फॉर्म ऑफ मैरिज बताई गई उसमें, 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज में मतलब अच्छा बताया गया, और 4 फॉर्म्स ऑफ मैरिज जो कि चांडालाज को कंसीडर किए जाती थी, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती थी, वो फॉर्म्स ऑफ मैरिज बताया गया है। वर्ना सिस्टम के बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में, फैमिली के बारे में, इनके बारे में सब बताया गया है। फिर पुराणास आ जाते हैं, जो कि 18 टाइप्स के हैं, जिन्होंने मतलब स्टोरीज फॉर्म में बताया गया है सारे, जैसे कि विष्णु पुराण हो गया, ऐसे भागवत पुराण है, ऐसे कई पुराण हैं। फिर हम बात करें अगर जैसे कि ये तो सारी बात होगी हिंदू लिटरेचर के ऊपर। फिर बात करें अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर में, बुद्धिस्ट लिटरेचर में 3 पिताकास हैं, जैसे कि हमें पता ही है, सूत पिताका, विनय पिताका, अभिधम पिताका, जो कि टीचिंग्स मेनली बुद्धिज़्म और उसके मतलब प्रिंसिपल्स, क्या क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी फॉर्म्स जो आती हैं उसके बारे में बताया गया है। और फिर जताकाज के बारे में बताया गया, जो कि मेनली पाली में लिखे गए हैं, और पाली स्क्रिप्ट में, और ये बिफोर बुद्धा यानी कि बुद्धा के आने से पहले की स्टोरीज़ के ऊपर बताया गया है। फिर दीपवास और महावास के बारे में बताया गया, जो कि दीपवास के ऑथर का नाम तो हमें नहीं पता है अभी तक मेंशन, मतलब कुछ डिटेल मतलब नहीं है दीपवास के ऑथर के बारे में तो, लेकिन महावास के ऑथर का पता है, उनका महाना नाम है, और जो कि 4 to 6 सेंचुरी में लिखे गए हैं, जो कि श्रीलंका तक काफ़ी मतलब फेमस हुई थी, बुद्धिज़्म को काफ़ी प्रमोट किया था इसने, इनकी राइटिंग्स ने। कासवाथु की बात करें तो अशोका ने जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल रखवाई थी पाटलिपुत्र में, उसमें इसके बारे में बात करी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म मतलब मेनली इसमें बताया गया था, इस सारी काथवातु की जो टेक्स्ट है उसमें। फिर मिलिंद फानो जो कि फेमस है, आपको पता ही है, मेंढर और नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क, उनके बीच में जो बातचीत हुई, और फिर मेंढर जो राजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था। ललित विस्तारा फिर यही आ जाते हैं 2nd-3rd सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में। अबाउट बुद्धा के बारे में ये सब बताया गया है। फिर बुद्ध चरित्र ये मेन है, ये आप ज़रूर करना याद अगर हो सके तो, मतलब क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र का मतलब जो है लिखा था, और वसुमित्र जो है वो लिखा था वसुमित्र ने महाविभाष्य लिखा था। इन्होंने ये कश्मीर में, और साहब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि हुई थी मतलब कनिष्क के टाइम में, उस टाइम पे ये लिखा गया था। फिर जैन लिटरेचर की अगर हम बात करें तो कल्प सूत्र, भद्रबाहु में इसमें गया था 4th सेंचुरी BC। जैन मोक्ष वगैरह की बात करें, फिर तीर्थंकारा 2nd पार्ट में बताया गया है, 1st पार्ट में बताया गया है 24 तीर्थंकारों के बारे में, 24 तीर्थंकार जो थे जैन के कल्प सूत्र में। 2nd पार्ट में बताया गया है जैन स्कूल्स के बारे में, या गंधार स्कूल्स जो थे, और 3rd पार्ट में जैन मॉन्क्स के रूल्स वगैरह बताए गए हैं कि कैसे उन्हें करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करें अगर हिस्टोरिकल वर्क्स की, जैसे कि हर्षचरित्र जो है वो बाण भट्ट के लिखा गया है, ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये जो हर्षवर्धन है रूलर
जो थानेसर से और कन्नौज तक का उनका जो, और मतलब फिर तो आगे और भी एक्सटेंड हो गया था, मतलब मेन कैपिटल्स जो थी उनके रीजन की वो थानेसर और कन्नौज उनके मतलब गढ़ माने जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो वो थी। और कर्पूर मंजरी जो कि राजशेखर ने लिखा है, महेंद्रपाल वन मतलब पाला डायनेस्टी वगैरह उनके में है। और गोदवाहो जो कि वाकपटी द्वारा लिखा गया है, ये यशुवर्मन कन्नौज किंग उसके बारे में है। नरवैश्य शंकर चरित्र, ये थोड़ा नाम भी ऐसा ही है, पद्मगुप्त ने इसे लिखा है। परमार डायनेस्टी जो थी उसके ऊपर है ये। फिर रामचरित, ये संध्या कर्ण नंदिनी ने लिखा है, नंदी ने, ये पाल डायनेस्टी के ऊपर है। विक्रमदेव चरित बिल्हान, ये कश्मीर टू जहाँ से मतलब स्टार्टिंग हुई, जहाँ से मतलब कश्मीर की, वहाँ से लेके विक्रमादित्य तक का बताया गया है। 1 सेकेंड। थोड़ा काम आ गया था, किसी ने बुला लिया था। तो फिर और भी हैं कई, पर मतलब आपको मेन मेन याद करने की ज़रूरत है, मतलब ये सारा इतना लिटरेचर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये याद कर लीजिए कि राज तरंगणी का आपको याद होना ही चाहिए कि वो कलहन ने लिखी थी, कश्मीर में की जो सारी हिस्ट्री है उसके बारे में बताया था। कर्पूर पाल चरित, ये हेमचंद्र एंड जयसिम्हा ने लिखी थी। ये मतलब मेनली बेसिकली तो ये वही है कि जैनिज़्म को फॉलो करवाया था गुजरात के राजा को इन्होंने, कर्पूरपाल जो कि एक जैन थे उन्होंने। फिर पृथ्वीराज रासो, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये मतलब पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है, ये चंद बरदाई ने लिखी थी। चचमना, ये पर्शियन ट्रांसलेशन है जो कि सिंध की हिस्ट्री वगैरह के बारे में हमें बताते हैं। फिर पॉलिटिक्स पे मतलब आपको याद होना ही चाहिए कि अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये तो खैर बेसिक है, आपको सबको पता है। और ग्रामर पता ही है आपको कि पाणिनि ने लिखी थी। फिर ड्रामा पोएटिक्स वर्क्स की बात करें अगर हम, तो हम सब जानते हैं कि विशाख दत्त जो है वो मुद्र राक्षस जो कि मतलब बहुत ही फेमस उन्होंने लिखी। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, ये आपको मतलब मेन तो यही थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें तो शिल्पादिकरम और मणिमेखलाए जो कि एक ट्रेड और एक मतलब लव स्टोरी उसके ऊपर ही है। लेकिन तोल्पिकियम जो हमें बेसिक ग्रामर जो उस टाइम की साउथ इंडिया की ग्रामर जो बताती है उस बारे में है। फिर इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, मैनस्क्रिप्ट्स हैं वो बताते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शंस आपको मतलब याद होने चाहिए, मतलब वैसे याद भी ना हो तो एक बार पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस वो याद मतलब हो तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब पता हो कि भाई ये मेजर हैं ये माइनर हैं, जैसे गिरनार वगैरह का है और बुर्ज़खोई है, तो ये पता हो कि बुर्ज़खोई मेजर है या माइनर है, तो इनका पता हो। और रॉक एडिक्ट्स वगैरह का पता हो कि रॉक एडिक्ट्स, क्योंकि अशोकन का पूछ लेते हैं इसलिए ये पता होने चाहिए। कॉइन्स के बारे में फिर मतलब क्योंकि कॉइन्स उस टाइम पे यूज़ होते थे कि भाई रीजन जो किंग का है वो कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करता है, और उसके मतलब खुद के पर्सनल भी क्या बोलते हैं हॉबीज़, यस हॉबीज़ क्या क्या थी मतलब किंग की वो पता लगती है हमें। उसके कंक्वेस्ट वगैरह के बारे में पता लगता है, उसके वेल्दी वो किंग था या फिर नहीं था वेल्दी, वो उसके कॉइन से ही हमें पता लग जाता है उस चीज़ का। तो कॉइन्स भी हमें मतलब इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉर लिटरेचर। फिर बात करें अगर हम मुस्लिम उनकी, तो मोहम्मद गजनवी के टाइम में आए ही थे, उत्बी एंड अलबरूनी।
जो गजनवी के टाइम पीरियड में आए थे। एक सेकंड, कुछ रह तो नहीं गया? सब कुछ मैंने आपको लोगों को बता तो दिया ना। हाँ सॉरी, ये फॉरगेट हो गया था। आई फॉरगेट, रियली फॉरगेट। ये मेन अकाउंट ऑफ ग्रीक एंड रोमन, ये बताना भूल गया मैं आपको, तो ये भी आपको याद होने चाहिए अकाउंट्स। हेरोडोटस का, जो कि मतलब इंडो बैक्ट्रियन टाइम पीरियड का है, कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के जो डेरियस आया था जब, उस टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है। जेरेक्स के टाइम पीरियड के बारे में भी बताता है ये। फिर मेगास्थीन्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड का है। फाहिन जो है वो पता होना चाहिए कि वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पीरियड का है। फिर ह्यूनसैंग, उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड का है। हर्षवर्धन जो कि हमको सबको पता है, कन्नौज, जो कन्नौज एंड थानेसर का। फिर आई सिंह जो है वो लेट 7th सेंचुरी टाइम पीरियड में आते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। थैंक यू। माय नेम इज़ अमित शर्मा and I am doing PhD under Professor Rita Garewal in Punjab University Chandigarh, in history only. So if you like it, then please share, subscribe it. Thank you.